फरम साहब, ऐसे में फिर मुआहिदा आपको लगता है हो पाएगा? क्योंकि ईरान की भी शर्तें हैं, $24 बिलियन की भी, इसके अलावा 12 बिलियन जो कतर के बैंक्स में फ्रीज इस टाइम मौजूद है डॉलर्स। आपको लगता है कि ये फ्रीज अनफ्रीज हो पाएगा? जी, मुआहदे के कवी इम्कानात हैं। उसकी वजह यह है कि अगर आप ईरान की तरफ से आने वाले बयानात को देखें तो उनकी लैंग्वेज खासी कंस्ट्रक्टिव है। ईरान के सदर ने भी आज ही एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने उस उम्मीद का इजहार किया है कि अमेरिका के साथ जो मामलात हैं वो जल्द तय पा जाएंगे। जहां तक ताल्लुक है इन फंड्स का, तो लग ये रहा है कि एक ईरान रिकंस्ट्रक्शन फंड पर अमेरिका राजी हो चुका है। उसकी मालियत कितनी होगी उस पर अभी बातचीत जारी है। ईरान की ख्वाहिश है कि ये फंड तकरीबन $300 अरब का हो, जिसमें वो फंड्स भी शामिल हों जो कि ईरान के फ्रोजन एसेट्स हैं, और उसमें कॉन्ट्रीब्यूशंस भी हों दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से, ताकि ईरान का जो नुकसान हुआ है इस जंग की सूरत में उसको पूरा किया जा सके। अमेरिका की तरफ से गालबन कोई $100 अरब की बात की जा रही है। तो बेशक वो 300 अरब का ईरान रिकंस्ट्रक्शन फंड हो या $100 अरब का हो, तो कम से कम ये एक एक आप कह लें कि हर्जाना तो नहीं होगा अमेरिका की तरफ से ईरान के लिए, लेकिन ईरान को एक फेस सेविंग जरूर मिल जाएगी। और जहां तक दूसरा ताल्लुक है अबनाए हुर्मुज़ का, तो उस पर भी ईरान का जो लबो लहजा है वो खासा नर्म हुआ है। कल ही अब्बास अरागची साहब की एक स्टेटमेंट थी अबनाए हुर्मुज़ के हवाले से कि ईरान कोई टोल टैक्स लेने का इरादा नहीं रखता है अबनाए हुर्मुज़ से। हाँ, ये जरूर है कि जो शिपिंग इंडस्ट्री को सर्विसेज फराहम की जाती हैं अबनाए हुर्मुज़ में, उसके चार्जेस जैसे पूरी दुनिया में होते हैं वो हम जरूर लेंगे। तो जब रिकंस्ट्रक्शन फंड बन जाएगा तो अबनाए हुर्मुज़ पर जो एक टसल थी अमेरिका और ईरान की, वो भी खासी हद तक हल हो जाएगी। तीसरा नुक्ता जो एक डेडलॉक का सबब बना था इन मुज़ाकरात में, वो ईरान के पास जो यूरेनियम, अफजूदा यूरेनियम है, उसके हवाले से था। उस पर भी लग ही रहा है कि दोनों साइड्स दोनों फरीकैन ये इत्तफाक कर गए हैं कि इन पर मुज़ाकरात जारी रहेंगे ईरान और अमेरिका के दरमियान। और वो कोई इतना बड़ा डेडलॉक मुझे नहीं लगता कि वो बनेगा भी। उसकी वजह ये है कि ईरान की पोजीशन एक तवील अरसे से क्लियर है कि ईरान का कभी एटम बम बनाने का इरादा था भी नहीं। यही वजह है कि 2015 में पूरी दुनिया ने ईरान पर एतमाद किया और JCPOA नामी मुआहिदा हुआ जो कि ट्रंप ने स्कटल किया था। और 28 फरवरी पर जो हमला हुआ था ईरान पर, उससे पहले जो मुज़ाकरात चल रहे थे ईरान और अमेरिका के, उसमें ईरान अमेरिका को ये यकीन दहानी करवा चुका था कि हम यूरेनियम को सिर्फ सिविलियन मकासद के लिए अफजूदा करेंगे। तो ये काफी मस्बत पेश रफ्त हुई है मुआहिदे पे। और जो कुछ बयानात आ रहे हैं ट्रंप की तरफ से, मेरा नहीं ख्याल कि हमें अपना तज्जिया उस पर कुछ तज्जिया करना भी चाहिए, क्योंकि ट्रंप की लेकिन डॉक्टर साहब बयानात पर तो नहीं तज्जिया करना चाहिए, लेकिन बंदर अब्बास पर हमला है और एक और शहर पर हमला है, फिर अमेरिकी जहाज़ गिराने का दावा है, फिर कुवैत में हमला है। ये तो बयानात नहीं है ना, ये तो झड़पें हैं, सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी है, कशीदगी है, जंग का आगाज़ है, उन्होंने कुवैत पर हमला किया है। तो ये तो बयानात नहीं है। तो जब सीज फायर टूटता हुआ नज़र आएगा, जब आपको ईरानियन पोर्ट्स पर हमले नज़र आएंगे, खर्क पर भी बमबारी हुई है, बशीर गोहर पर भी बमबारी हुई है, तो फिर तो हम कह सकते हैं कि कशीदगी बढ़ रही है। सिचुएशन इज अलार्मिंग। देखिए, जंग जारी है और एक तवील अरसे के बाद सीज फायर वायलेशन हुई है अमेरिका की तरफ से। लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा कि जब जंग चल रही होती है तो आमतौर पर रियासतें एक कोहेसिव एंटिटी के तौर पर उसमें एक्ट नहीं कर रही होती। कई कमांडर्स होते हैं जो बहुत एडवेंचरिज्म का शिकार हो जाते हैं। हर फरीक के पास इस किस्म के कमांडर्स होते हैं। यही वजह है कि कुवैत में या इससे पहले यूएई में जो हमले हुए थे, तो पहले तो ईरान की तरफ से ये तकरीबन ऑफिशियल कंफर्मेशन थी कि जी हमले हुए हैं, लेकिन बाद में ईरान ने इसकी तरदीद की कि हमने फुजैरा पर कोई हमला किया है। इसी तरह से ईरान ने जब दावा किया कि हमने एक अमेरिकी ड्रोन मार गिराया अबनाए हुर्मुज़ पर, तो अमेरिका की तरफ से उसकी तरदीद आई है। तो ये कुछ मुहिम जो कमांडर्स का एक हो सकता है अमल, लेकिन टॉप लेवल पर मुझे लगता है कि दोनों अतराफ की जरूरत है सीज फायर। वो इसलिए कि नहीं, मैं आपसे मुत्तफिक नहीं। कमांडर्स की मुहिम जो ही ईरान की तरफ से तो हो सकती है कि उन्होंने डिवॉल्व कर दिया है लोकल कमांडर्स के। अमेरिका के कमांडर्स तो मुहिम जोई नहीं कर सकते ना। अमेरिका के F-35 तो बगैर मुहिम जोई के नहीं उड़ सकते। अमेरिका के जो मिसाइल्स हैं वो तो मुहिम जोई नहीं हो सकती। वो तो उनका चेन ऑफ कमांड तो अपनी जगह मौजूद है।
अमेरिकन चेन ऑफ कमांड पे तो ये सवाल नहीं हो सकता जो ईरानियन चेन ऑफ कमांड पे है। अगर अमेरिकन ने बमबारी की है तो वो तो किसी सेट प्लान के तहत की है, क्योंकि उसको सेंटकॉम ने भी ओन किया है, उसको पेंटागन ने भी ओन किया है, और वो तो कोई आपको एडवेंचर नहीं नजर आता, वो तो एक स्क्रिप्ट नजर आता है। वो कहते हैं मैं उसको कैसे एडवेंचर मान लूँ, आपकी बात मान लूँ। आपने दुरुस्त फरमाया कि ईरान में तो पासदाराने इनकलाब के हवाले से बात की जाती है कि वो आमतौर पर सियासी लीडरशिप को उस तरह से तस्लीम नहीं करते हैं, और कई प्रेसिडेंट के जो फैसले हैं वो भी रिवर्स करने पड़ जाते हैं ईरान में। लेकिन अमेरिका के मामले में वो चेन ऑफ कमांड मौजूद है। अब ये हमले हुए क्यों हैं? ट्रंप का एक पैटर्न रहा है थ्रू आउट द निगोशिएशंस कि जब कभी ईरान किसी एक नुक्ते पर थोड़ा सा जरा इंसिस्ट करता है तो ये या तो अपने डिप्लोमेटिक रेटरिक में सख्ती ले आते हैं, या कोई एक ऐसा टोकन एक अटैक कर देते हैं कि ईरान को मजबूर करें कि वो अपनी पोजीशन से थोड़ा सा पीछे हटे। तो लग ये रहा है कि कल बंदर अब्बास पर जो हमला हुआ है उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये ईरान को किसी खास मामले पर प्रेशराइज करना चाह रहे हैं। तो ये उसका एक टैक्टिक है। लेकिन जो 60 रोजा सीज फायर के हवाले से बातचीत हो रही है उसके कभी इम्कानात हैं कि वो मुआहदा अगर साइन हो जाता है तो जो एक माहौल बना हुआ है दोनों मुल्कों के दरमियान वो खासा डिफ्यूज हो जाएगा। नहीं, पर वो जेडी वैंस कहते हैं कि वो कोई टाइमलाइन नहीं दे सकते कि कब ट्रंप साइन करेगा, महीना ना साइन हो, 2 में। वो कहते हैं अभी हम उस जगह पर नहीं पहुंचे कि कहें कि बिल्कुल फाइनल हो गया एग्रीमेंट। अभी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो ईरान को करनी है, तो अभी अमेरिकन सेटिस्फेक्शन तो नहीं आई आज जेडी वैंस के बयान में। देखिए, अमेरिका का सेटिस्फाई होना एक पब्लिक रेटरिक है और दूसरा एक्चुअली क्या हो रहा है। इस वक्त अमेरिका का जो एम्यूनिशन स्टोरेज है वो खासी डिप्लीट हो चुकी है। अमेरिका में जो राय आमा है वो इस जंग के खिलाफ रही है और वो रफ्ता रफ्ता उसमें खासी इंटेंसिटी आ रही है। फिर जून आ चुका है, नवंबर के मिड टर्म इलेक्शंस में इस वक्त सिर्फ 4 महीने का वक्त रह चुका है। तो डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश होगी कि नवंबर से कुछ अरसा कबल ये इस जंग को समेट लें। तो ये सारे वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं जिनसे लग ये रहा है कि अमेरिकन साइड खास तौर पे ये डिप्लोमेटिक रेटरिक को इस्तेमाल कर रही है, इस एडवेंचरिज्म को इस्तेमाल कर रही है ईरान को प्रेशराइज करने के लिए। ईरान की तरफ से जो खास तौर पे ऑफिशियल जो बयानिया है ईरान का वो खासा नपा-तुला नजर आ रहा है। और अगर ईरानी सदर ने आज बात की है कि मुज़ाकरात के कामयाब होने के कभी इम्कानात हैं, और ये उनका बयान आया है बंदर अब्बास पर हमले के बाद, तो लग ही रहा है कि शायद ये मामला तय पा जाए। हाँ, एक चीज जरूर है कि कई ममालिक इस वक्त दुनिया में वो एक मैनेज्ड इंस्टेबिलिटी के फ्रेमवर्क्स पे काम कर रहे हैं कि एक लिमिटेड जंगे भी जारी हैं, साथ साथ बातचीत भी हो रही है, ट्रेड्स भी चल रही हैं। मिसाल के तौर पर आप पाकिस्तान अफगानिस्तान का मामला देख लें, आप यूक्रेन रशिया का मामला देख लें। इसी तरह से लग रहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान ये जो टसल है जो कि एक फुल फ्लैज वॉर की शक्ल इख्तियार कर गई थी, ये फुल फ्लैज वॉर तो नहीं होगा लेकिन ये कंट्रोल्ड इंस्टेबिलिटी होगी। कुछ डिप्लोमेटिक मैकेनिज्म्स होंगे जिसके जरिए आप इसकी इंटेंसिटी को कम जरूर कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली एलिमिनेट करना वो शायद मुमकिन नहीं होगा फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। नहीं, पर देखें ना, मैं आपकी इस दलील को भी नहीं मानता। अब तो ट्रंप साहब ने कहा है ओमान पर भी बमबारी करनी पड़ेगी। आप समझें, अब तो मेरा मतलब वो तो पहले तो चलें अमेरिकन टारगेट सिर्फ ईरान था, हम समझ रहे थे कि ईरान से उनका तनाज़ा है, ईरान के न्यूक्लियर से तनाज़ा है, पर अब तो वो कह रहे हैं कि ओमान पर भी हमें बमबारी करनी पड़ेगी। तो फिर तो मेरा मतलब है लड़ाई बढ़ती नज़र आ रही है, ये कम होती नज़र आ रही है। आप देख लें डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह ओमान को थ्रेट किया है वो तो अनप्रेसिडेंटेड है। हालांकि ओमान तो हमेशा प्रो अमेरिका कैंप में रहा है, लेकिन अब अमेरिका ओमान पर भी बमबारी के थ्रेट्स हैं। सरवर्दी साहब, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के तकरीबन कोई 24 ममालिक को धमकी दे चुके हैं एलिमिनेट करने की। हर 12 में से एक मुल्क को डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे चुके हैं। इसमें कनाडा भी शामिल है, इसमें डेनमार्क भी शामिल है। और आमतौर पे देखा यही जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो डिप्लोमेटिक रेटरिक है इट इज फॉर अ टिपिकल ऑडियंस। और कांग्रेस में जो गुज़श्ता महीने हेयरिंग्स हुई हैं अमेरिका में, उसमें अमेरिकन सेनेटर्स ने ट्रंप के वजीर जंग को सवाल किए हैं कि आपका ये जो डिप्लोमेटिक नैरेटिव है ये बेसिकली आप इनसाइड ट्रेडिंग कर रहे होते हैं इसके जरिए। ट्रंप की तरफ से एक बयान आता है टू पोर्ट्रे कि दुनिया में बिल्कुल अब जंग होगी, तहजीबें खत्म हो जाएंगी, तेल की कीमतें गिरती हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग होती है। ट्रंप के दोस्त उस इनसाइडर ट्रेडिंग से बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फायदा उठाते हैं, लेकिन एक्चुअली वो बयानात उसमें कुछ सब्सटेंस नहीं होता। तो ट्रंप के बयानात और एक्चुअल ऑन ग्राउंड जो सिचुएशंस हैं
हमें उन्हें एक बिल्कुल मुख्तलिफ समत में देखना पड़ेगा। इनके बयानात दे डू नॉट रिफ्लेक्ट द रियलिटी।